तो स्टूडेंट्स, चैप्टर जो हमारा चल रहा है पी ब्लॉक तत्व, और पी ब्लॉक तत्व में हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ग 17 के तत्व। वर्ग 16 हमने डिस्कस कर लिया है, वर्ग 17 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं। सारी बातें आपको बताई हुई हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। हैलो यानी लवण, और जन यानी जन्म देने वाले यानी पैदा करने वाले। तो लवण पैदा करने वाले तत्व हैलोजन कहलाते हैं। तो लवण बनाने के गुण के कारण इन्हें हैलोजन कहा जाता है। और इसमें एफ आएगा, FCl, Br, I और AT है, ये एस्टेटिन AT। FCl, Br, I, AT यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने डिस्कस कर लिया था, 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो NS2NP5 है। तो वर्ग 17 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP5 है। और इसमें से एस्टेटिन जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अंतिम स्थायी तत्व बिस्मिथ है जो कि 83 नंबर पे आता है। तो क्योंकि ये 85 नंबर पर उपस्थित है, इसलिए ये रेडियो एक्टिव तत्व है। फ्लोरीन मुख्यतः फ्लोराइडों के रूप में मिलता है, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड को हम फ्लोरेस्पार बोलते हैं। सोडियम एल्यूमिनो फ्लोराइड को हम लोग क्रायोलाइट के नाम से जानते हैं। और कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड के मिश्रण को हम लोग फ्लोर एपेटाइट के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रायोलाइट का सूत्र भी पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्रायोलाइट का सूत्र लिखिए Na3AlF6। फ्लोर एपेटाइट का सूत्र भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो 3 अणु कैल्शियम फास्फेट के और 1 अणु कैल्शियम फ्लोराइड का। और कैल्शियम फ्लोराइड यानी फ्लोरेस्पार का सूत्र भी पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक गुण, अब भौतिक गुणों में देखें हम तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसें हैं। ब्रोमीन द्रव है, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ब्रोमीन, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। और एकमात्र अधातु जो ठोस अवस्था में, ठोस वैसे और भी मिल जाते हैं। कार्बन जो है वो बहुत सारे परमाणु कार्बन के इकट्ठे होकर रहते हैं, इसलिए कार्बन भी ठोस अवस्था में होता है। सल्फर के भी बहुत सारे परमाणु इकट्ठे होकर रहते हैं, वो भी ठोस अवस्था में होता है। लेकिन आयोडीन एकमात्र द्विपरमाणुवीय है। द्विपरमाणुवीय यानी जिसमें 2 ही परमाणु है, वो बहुपरमाणुवीय है, उनमें अपरूप पाए जाते हैं। तो आयोडीन एकमात्र द्विपरमाणुवीय अधात्विक अणु है जो ठोस अवस्था में होता है। द्विपरमाणुवीय आएगा, बाकी द्रव वाला इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला है धातु ब्रोमीन। रंग, फ्लोरीन का रंग जो है वो पीला है, क्लोरीन का रंग हरा पीला है। क्लोरीन का नाम ही इसी कारण पड़ा है। क्लोरीन का नाम जो है वो क्लोरस से लिया गया है। क्लोरस, क्लोरस का अर्थ होता है हरा पीला, हरा पीला। क्योंकि क्लोरीन का रंग हरा पीला है, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्लोरीन पड़ा है। क्योंकि हरे पीले को हम लोग क्लोरस बोलते हैं, क्लोरस। तो क्लोरस से लिया गया शब्द है क्लोरीन। ब्रोमीन जो है वो लाल भूरा रंग लिए होता है, लाल भूरा। किताबों में आप देखेंगे तो आगे भूरा भी लिखा होता है, लाल भूरा रंग ब्रोमीन का। और आयोडीन जो होता है वो बैंगनी रंग का ठोस होता है, इंडिगो। इंडिगो गहरा नीला हो गया, बैंगनी। तो इसकी रंगीनता का जो श्रेय है वो दृश्य प्रकाश से, ये आगे आ जाएगा अपने, दृश्य प्रकाश से अवशोषण कर इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होना। कोई भी जो पदार्थ है वो रंगीन क्यों होता है? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दृश्य प्रकाश, दृश्य क्षेत्र से प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, यानी दृश्य प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं। सब में यही रीजन आता है जो भी रंगीन है। अब इसमें से कई चीज़ें मैंने हटाई हुई हैं, जैसे मैंने मेन बातें ही लिखी हैं, जो क्वेश्चन निकलने की प्रोबेबिलिटी है वही पॉइंट मैंने लिखे हैं। वैसे मैं बता दूं आपको, आयनन ऊर्जा, इसमें एक टॉपिक आता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब आप देखिए F पे क्या आवेश होता है, बताओ, प्लस या माइनस? F पे क्या पढ़ते हैं? F पे आप प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। Cl पे? माइनस। Br पे?
माइनस। यानी इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि अगर इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती तो इस पे प्लस आवेश आता। ठीक है ना, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती तो इन पे प्लस आवेश आता, यानी इन पे आवेश क्या है, माइनस है। माइनस है तो इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो आयनन ऊर्जा चाहिए, तो यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते। इसका मतलब इनमें आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, इनके आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। तो आप लोगों से पूछा जाए यदि वर्ग 17 के तत्वों की आयनन ऊर्जा उच्च है, क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, माइनस 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 आवेश होता है, वो कब आया, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, उस निकलने वाली ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो हमारा जो पॉइंट आता है अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक होती है। ऊर्जा निकलती है ना, ऊर्जा निकलती है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है इसका, कल भी हमने बात की थी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मा का निकलना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और ऊष्माक्षेपी के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। और ये जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, यानी उसका मान उच्च ऋणात्मक होता है। जब ऊर्जा निकलती है तो वो नेगेटिव में लिखी जाती है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक होती है, क्यों? अब देखो क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है। हमने पढ़ा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो NH2Np5 है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np5 है। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इनके बाह्य कोश में, कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 7 इलेक्ट्रॉन, 7 7 इलेक्ट्रॉन है। बाह्य कोश है ना, ये बाह्य कोश ही है, N बाह्य कोश है, ये भी बाह्य कोश है। आप 5 बोल रहे हैं ना, आप पी कक्षक के 5 बोल रहे हैं, कोश देख लो आप। अब देखो यहाँ देखो, F आता है 9 नंबर पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। अब ये जो इसके आगे डिजिट लगी ना, जैसे यहाँ एक लगा है एक, तो इसका मतलब ये पहला कोश है, प्रथम कोश। यहाँ क्या लिखा है 2, तो मतलब ये दूसरा कोश है। यहाँ भी क्या लिखा है 2, तो इसका मतलब ये भी दूसरा कोश है। तो यानी बाह्य कोश जो है इसका दूसरा कोश है, और दूसरे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे और 5 इलेक्ट्रॉन ले रहे, तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके दूसरे कोश में। क्लियर? तो इस प्रकार बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका विन्यास देख लो आप, NH2Np5 है तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अष्टक का नियम क्या कहता है, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्थायी होने के लिए? 8 8। 8 तो अष्टक का नियम कहता है कि स्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इनके पास 7 हैं। 7 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ स्थायी होना चाहती है। हम भी पढ़ रहे हैं ना, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्थायी होने के लिए पढ़ रहे हैं, कि हम लोग आगे कोई सर्विस लगें और अच्छी सर्विस में आए, ताकि हमारी जो लाइफ है वो स्टेबल हो सके। तो हर चीज़ स्थायी होना चाहती है, तो ये भी बेचारा स्थायी होना चाहता है। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं, तो इसको एक और चाहिए, तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसलिए ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, यानी इनका अष्टक पूरा हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। अब होता क्या है सामान्यतः, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। तो जैसे हम एफ के बाद आए Cl पे, Cl के बाद आए Br पे, Br के बाद आए I पे, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इसकी होनी चाहिए, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, और सबसे कम होनी चाहिए I की। तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए F की,
उससे कम Cl की, उससे कम Br की, उससे कम I की, लेकिन अपवाद है कि Cl की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है पूरी आवर्त सारणी में। पूरी आवर्त सारणी के अंदर Cl की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सर्वाधिक है। Cl की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सर्वाधिक है। अब समझे इस बात को कि क्यों है ऐसा। देखो सबसे ज्यादा है इन्हीं की, होनी चाहिए पूरी आवर्त सारणी में F की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा, लेकिन ज्यादा किसकी है? Cl की। तो ये अपवाद हो गया भाई, Cl की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी F से ज्यादा है, क्यों? अब प्रश्न आ गया हमारे पास। अब प्रश्न मैं यहां लिख रहा हूं और आपको आंसर क्लियर करूंगा। प्रश्न आ गया क्या? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक है। होनी चाहिए फ्लोरीन की ज्यादा, लेकिन ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की। क्यों? ये प्रश्न आ गया। अब आप देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। अगर पूरा अगले के आप ऐसा आंसर देना चाहते हैं कि अगले के माइंड में फीड हो जाए, तो आप सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें कि F आता है 9 नंबर पे, तो इसका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s2 2p5। लिख दें आप, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p5। और क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, तो इसका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन का विन्यास है 3s2 3p5। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास 3s2 3p5। अब आप देखें इसमें दूसरा कोश चल रहा है, ये कोश को बता रहा है, मैंने भी कहा ये दूसरा कोश है, ये भी दूसरा कोश है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ इसके दूसरे कोश में? 7 7 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के पास चल रहा है तीसरा कोश। क्लोरीन के पास तीसरा कोश चल रहा है, देखो ये 3 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो इसके पास तीसरा कोश है। तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 7 7। तो इसके F के दूसरे में 7 है, क्लोरीन के तीसरे में 7 है। अब दूसरे में अधिकतम हो कितने सकते हैं बताओ? अधिकतम कितने हो सकते हैं? 8। 8 हो सकते हैं अधिकतम इसमें। और इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं तीसरे में? 18। तीसरे कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो सूत्र होता है वो 2n स्क्वायर होता है। 2n स्क्वायर, आप 2n स्क्वायर को भी छोड़ें, तीसरे में सीधा ध्यान रख लें कि तीसरे में D भी होता है। तो ऐसे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार तीसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 18 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18 हो सकते हैं, जबकि यहाँ 7 हैं। इसमें दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं, जबकि यहाँ 7 हैं। अब आप देखो हुआ क्या। हुआ क्या देखो, ये नाभिक है बीचों बीच, ये पहला कोश और ये दूसरा कोश। ऐसे ही इसके बीचों बीच नाभिक है, ये पहला कोश, ये मान लो दूसरा कोश है और ये मान लो तीसरा कोश है। अब इसके तीसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं 7 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन जो आना चाहता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? अपना प्रश्न पहले यही है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। अब अपने को ये देखना है कि फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या क्लोरीन। अब करना फ्लोरीन को चाहिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा है किसकी? क्लोरीन की। ऐसा क्यों हुआ? देखो ये मान लो 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है बाहर, ये पहले मान लो F की ओर जाता है, F की ओर जाता है, तो F का दूसरा कोश चल रहा है,
और दूसरे कोश में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 7 यहाँ पड़े हैं, यानी ये कोश लगभग भरा हुआ है। एक कमरे में 8 बंदे रह सकते हैं और 7 रह रहे हैं, तो लगभग वो कमरा भरा हुआ है। क्लियर? एक कमरे में 8 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं और 7 ऑलरेडी रह रहे हैं, तो वो कमरा लगभग भरा हुआ है। इस कमरे में आप देखो 18 आदमी रह सकते हैं, तीसरा कोश है ये, तो इसमें 18 आदमी रह सकते हैं, 18 आदमी, और रह कितने रहे हैं? सिर्फ 7 ही रह रहे हैं, तो ये कमरा सारा खाली पड़ा है, ये सारा ही खाली है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि हैं 7 ही। इसमें 8 हो सकते हैं, 7 ही हैं। तो अब देखो, अब ये दूसरा कोश इसका लगभग भरा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है, मैं भी तुम्हारे कमरे में रहना चाहता हूँ, तो ये 7 बंदे जो पहले रह रहे हैं, ये कहते हैं भैया पहले ये कमरा तो भरा हुआ है, तो अगला कमरा देख ले, वो सारा ही खाली पड़ा है। तो ये बेचारा अब इसके पास चला जाता है, क्या भाई साहब मेरे को यहाँ रहना है आपके साथ? तो ये कहते हैं आजा भाई, हम तो वेले बैठे हैं सारे, 18 बंदे यहाँ रह सकते हैं और 7 ही रह रहे हैं, तू भी आजा, आराम से सेट हो जाएगा। तो ये फटाफट जाके क्लोरीन में एडजस्ट हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार फ्लोरीन से पहले क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। अब लिखेंगे कैसे हम? पेपर में से कमरा कुमरा नहीं लिख के आना, क्योंकि हाँ हमारे समझ आ गया, अब पेपर में लिखेंगे कमरा खाली है और कमरा भरा हुआ है। लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, लगभग कोश भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने का मतलब लगभग कोश भरा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है उस पर प्रतिकर्षण लगता है, उस पर प्रतिकर्षण लगता है, जबकि क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और है कितने? 7 ही हैं, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, अतः आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण नहीं लगता, इसलिए क्लोरीन में आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाता है। अतः क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा है। क्लियर? कोई डाउट है तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, सिंपल सी बात है। दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 7 पड़े हैं, इसका मतलब दूसरा कोश लगभग भरा हुआ है, दूसरा कोश लगभग भरा हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है। तीसरे कोश में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 7 पड़े हैं, तीसरा कोश लगभग खाली है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण लगेगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण नहीं लगेगा और आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा। अब कोई डाउट है आप तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। सर ऐसे तो ब्रोमीन की भी फ्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, वो जुड़ गया। अब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो अगला प्रतिकर्षण कर ही नहीं रहा, तो क्लोरीन पहले जुड़ जाएगा। छोटा होता है ना, देखो जितना छोटा होता है ना, अब समझ लो बात को, माइक ऑफ कर दें एक बार। जितना छोटा होता है ना वो इलेक्ट्रॉन जल्दी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला तो नाभिक है, नाभिक पे प्लस है, इसके भी नाभिक पे प्लस है, तो इसका नाभिक जो है ना वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। नाभिक तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, भाई तू आजा इधर आजा, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको नहीं आने दे रहे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना इसमें, ये नहीं आने दे रहे इसको। अब क्लोरीन का नाभिक जब इसको खींचता है, भाई तो आजा इधर आजा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको कुछ नहीं कहते, तो अगला आ जाता है इसमें। तो ब्रोमीन का तो नाभिक ही दूर हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रोमीन का नाभिक दूर हो जाएगा, नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींचता तो नाभिक है। तो जब इसके फ्लोरीन वाले नाभिक ने खींचा इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को, तो जो अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पड़े थे यहाँ, उन्होंने प्रतिकर्षित कर दिया इसको, तो इसलिए ये जुड़ नहीं पाया। अब जब क्लोरीन वाले नाभिक ने इसको खींचा, भी तो इधर आजा मेरी साइड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पड़े थे क्लोरीन में, ऑलरेडी जो 7 इलेक्ट्रॉन पड़े थे, उन्होंने इसको प्रतिकर्षित नहीं किया, तो ये आके जुड़ गया। तो क्लोरीन में पहले जुड़ जाएगा ब्रोमीन से, क्योंकि ब्रोमीन का नाभिक दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। क्लियर? जिसने डाउट पूछा था? यस सर। ओके, यस सर। अब आप इसको रीड करके देखें क्या कहते हैं। FeCl अपवाद है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व
उच्च होने के कारण, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होने के कारण। अब डायरेक्ट लिखना है, यही लिखना है आपने, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। आपको कारण बता दिया भाई, फ्लोरीन के दूसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम है। तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व Cl है और सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व F है। और F की ऑक्सीकरण अवस्था इसीलिए हमेशा -1 होती है। क्लोरीन की प्लस हो सकती है, हमने पढ़ा है +1 +3 +5 +7। क्लोरीन की प्लस हो सकती है, लेकिन F हमेशा ही -1 ही दर्शाता है। F कभी भी प्लस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि F आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता रखता है, और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इनकी -1 होती है। जैसे हम कहते हैं F पे -1 है, Cl पे -1 है, Br पे -1 है, I पे -1 है। क्यों? क्योंकि इनके पास बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये स्थायी होना है इन्होंने, इसलिए ये सामान्यतः -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन फ्लोरीन को अगर छोड़ दिया जाए तो फ्लोरीन में डी उपकोष नहीं होते, इसलिए ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। जबकि अन्य हैलोजन Br Cl I अपने अधिक विद्युत ऋणी तत्वों से क्रिया करके +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो F हमेशा ही -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन +1 +3 +5 और +7 भी दर्शाते हैं। क्रियाशीलता का क्रम अगर आपसे पूछता है तो सबसे ज्यादा क्रियाशील F, उससे कम Cl, उससे कम Br, उससे कम I। अब अगला टॉपिक कहता है ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। अब इसको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, आपके पास फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है जबकि आयोडीन दुर्बलतम। फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है जबकि आयोडीन दुर्बलतम। ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक जिसका खुद का अपचयन हो। ऑक्सीकारक जिसका खुद का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। स्वयं का अपचयन हो जिसका। अपचयन का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, इसके पास मान लो Cl- आ गया, सपोज इसके पास Cl- आ गया। Cl- के पास Cl- क्यों है? क्योंकि Cl के पास इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसीलिए माइनस आवेश है। अब मैं सारी अभिक्रियाएं एक साइड में इधर आपको लिख देता हूं, सारी रिएक्शंस, आप समझना बात को, और बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो फिर टॉपिक कुछ भी नहीं होता। अब देखो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और एक आयोडीन है, 4 है ये। फ्लोरीन के पास Cl- आ गया, फ्लोरीन के पास Br- आ गया, फ्लोरीन के पास I- आ गया। तो फ्लोरीन को अगर छोड़ दे तो बाकी 3 बचे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमने Cl- यानी क्लोराइड लिख दिया, Br- यानी ब्रोमाइड लिख दिया, I- यानी आयोडाइड लिख दिया। अब क्लोरीन के अलावा कौन कौन से बचे? F-, Cl तो ये खुद है ही, Br- फ्लोरीन I-, ये 3 हो गए। अब अपने ये सोचना है कौन सी क्रिया होगी और कौन सी नहीं होगी। अब ब्रोमीन के अलावा कौन कौन से बचे? F-, Cl-, I-, क्योंकि ब्रोमीन तो खुद है क्रिया करने वाला। और आयोडीन के अलावा कौन कौन से बचे? एक तो F-, एक Cl- और एक Br-। अब इनसे आयोडीन क्रिया कर रहा है। अब अपने को ये सोचना है कि क्रिया होगी या नहीं होगी। अभी इसको सोचो आप, पहली से समीकरण को।
एफ और सीएल में से बताओ विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? एफ और सीएल में से फ्लोरीन की। एफ की, बिल्कुल। एफ की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है। एफ की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा। विद्युत ऋणता होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। तो फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तीनों से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये खुद तो बन जाएगा F माइनस और उसको बदल देगा Cl2 में। तो बैलेंस कर लें तो ये दो लगाने पड़ेंगे, ये दो लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही फ्लोरीन जो है खुद तो बन जाएगा F माइनस और Br माइनस को बदल देगा Br2 में। ऐसे ही फ्लोरीन जो है वो खुद बन जाएगा F माइनस और I माइनस को बदल देगा I2 में। ये बैलेंस कर दें। तो इस प्रकार हम देखें तो फ्लोरीन क्लोरीन का भी, क्लोराइड का भी ऑक्सीकरण कर सकता है, ब्रोमाइड का भी ऑक्सीकरण कर सकता है और आयोडाइड का भी ऑक्सीकरण कर सकता है। तो फ्लोरीन जो है F2 जो है वो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस तीनों का ऑक्सीकरण कर सकता है। तीनों का ऑक्सीकरण कर सकता है। अब अगले क्लोरीन वाली अभिक्रिया को सोचें। अब बताओ क्या क्लोरीन F माइनस से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्या? नो सर। नहीं खींच सकता। क्यों नहीं खींच सकता? क्योंकि विद्युत ऋणता F की ज्यादा है। Cl जो है वो F से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। माइक ऑफ कर दिया करें प्लीज, बराबर तुरंत अपना आंसर देते माइक तुरंत ऑफ कर दें। तो F की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, इसलिए Cl के पास इतनी पावर नहीं है कि वो F से इलेक्ट्रॉन खींच ले। तो यह अभिक्रिया नहीं होती, ये अभिक्रिया नहीं होगी। अब इसको सोचे। अब बताओ क्या Cl Br से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्या? यस सर। बिल्कुल खींच सकता है, क्योंकि Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो ये विक्रिया हो जाएगी। तो ये बन गया 2Cl माइनस प्लस Br2, बैलेंस कर लें। और ये बन गया 2Cl माइनस प्लस I2, इसको भी बैलेंस कर लें। तो यानी जो क्लोरीन लिया हमने, जो Cl2 लिया, ये वाला जो Cl2 लिया, इसने सिर्फ ब्रोमाइड यानी Br माइनस और I माइनस का ही ऑक्सीकरण किया। इसने केवल Br माइनस और I माइनस का ऑक्सीकरण किया। अब अगला स्टेप देखो। अब Br2 के बारे में सोचो। अब बताओ क्या पहली अभिक्रिया होगी क्या? नहीं सर। दूसरी? नो सर। तीसरी? यस सर। बिल्कुल तीसरी होगी, क्योंकि ब्रोमीन की विद्युत ऋणता F से कम है, तो ब्रोमीन F से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। ब्रोमीन की विद्युत ऋणता Cl से भी कम है, तो ये इससे भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। लेकिन ब्रोमीन I माइनस से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो यहाँ 2I माइनस लिखें और इलेक्ट्रॉन खींचते हुए दिखा दें इसको, 2Br माइनस प्लस I2। तो यहाँ हम लिख देंगे Br2 जो है वो केवल, Br2 केवल किसका ऑक्सीकरण कर सकता है? आयोडाइड का, I माइनस का ही ऑक्सीकरण कर सकता है। और ये बताएं कौन सी विक्रिया होगी तीनों में से? कोई भी नहीं होगी सर। कोई भी अभिक्रिया यहाँ नहीं होगी। बहुत बढ़िया, कोई भी अभिक्रिया यहाँ नहीं होगी। इसका मतलब आयोडीन जो है, I2 जो है, वो किसी भी हैलाइड का ऑक्सीकरण नहीं कर सकता, किसी भी हैलाइड का ऑक्सीकरण नहीं कर सकता। तो अब आप देख सकते हैं फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण कर रहा है, किसी कोई मर्जी हैलाइड आ जाए उसका ऑक्सीकरण कर रहा है, अतः फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। क्लोरीन उससे दुर्बलतम है, क्योंकि इसने तीनों का फ्लोरीन ने तीनों का ऑक्सीकरण कर दिया, क्लोरीन ने दो का ऑक्सीकरण किया, ब्रोमीन ने केवल एक का ही ऑक्सीकरण किया, लेकिन आयोडीन ने किसी का भी ऑक्सीकरण नहीं किया, अतः आयोडीन दुर्बलतम ऑक्सीकारक है। तो ये विक्रियाएं समझ आ गई हैं। तो अब आप समीकरण देखिए आपकी बुक में कैसे लिखी हुई है, वो समझे आप बात को। फिर मैं कह दूं क्रैमिंग आपने नहीं करनी है, सोचेंगे ना तो आपके पास आंसर चलेंगे। देखो
F2 जो है वो हैलाइड आयन से क्रिया कर रहा है 2x माइनस से, और इससे इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जा रहा है, तो ये 2f माइनस और x2 बन रहा है। और जहाँ x बराबर Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, यानी x माइनस की जगह आप Cl माइनस भी लिख सकते हैं, आप यहाँ Br माइनस भी लिख सकते हैं, आप यहाँ I माइनस भी लिख सकते हैं। तो अपने लिखा है, देखो जब फ्लोरीन से क्रिया कराई, देखो Cl माइनस भी लिखा है, Br माइनस भी लिखा है, I माइनस भी लिखा है। आपकी किताब में इसको इकट्ठा लिख दिया, F2 प्लस 2x माइनस इक्वल टू 2f माइनस प्लस x2, और उसने बता दिया जहाँ x बराबर Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। अब यहाँ बताओ, अगर मैं इसको लिखता हूँ Cl2 प्लस 2x माइनस इक्वल टू 2Cl माइनस प्लस x2, तो x बराबर क्या क्या हो सकता है बताओ? Br और I। Br और I, बहुत बढ़िया। F नहीं हो सकता क्योंकि क्लोरीन F का ऑक्सीकरण नहीं कर सकता, तो यहाँ X बराबर जो होगा वो Br ओब्लिक I होगा। और ये तो होएगी नहीं अभिक्रिया, तो ये सीधी लिख दें डायरेक्ट ही, एक ही समीकरण होनी है यहाँ, और इसमें कोई भी नहीं होनी, तो इसको लिखना ही नहीं है हमने। अब आप देखें, यहाँ देखें, जब क्लोरीन लिया इसने, साथ में लिखा 2x माइनस, तो इसने कहा x बराबर Br I। x जो है वो या तो Br होगा या I होगा, F नहीं हो सकता क्योंकि क्लोरीन F माइनस का ऑक्सीकरण नहीं कर सकता। ब्रोमीन केवल I माइनस का ही ऑक्सीकरण कर सकता है। आपकी बुक में यहाँ भी x लिखा हुआ है ऐसे, Br2 के साथ भी Br2 प्लस 2x माइनस इक्वल टू 2Br माइनस प्लस x2, और ब्रैकेट में लिख दिया x बराबर I। तो आप एक ही, जब x बराबर I होना है तो आप x वाला पचड़ा ही क्यों रखते हैं, सीधा यहाँ I पुट करें, आपका डायरेक्ट समीकरण लिख दें। ये लिखने की जरूरत ही नहीं आपको, आपकी बुक में हालांकि I वाली लिखी हुई है x करके, लेकिन आपको x करके लिखने की जरूरत नहीं, अपना माइंड यूज करें। जब अभिक्रिया होनी एक है, x बराबर I आना है, तो फिर x लिखे क्यों, सीधा I लिख के काम कर दें अपना, ये अभिक्रिया कर दें। क्लियर? अब आप वर्णन पढ़ सकते हैं, क्या कहते हैं, वर्णन पढ़े इसका। क्योंकि फ्लोरीन किसी भी हैलाइड आयन यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का ऑक्सीकरण करने की क्षमता रखता है, इसलिए फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, जबकि आयोडीन किसी भी हैलाइड आयन का ऑक्सीकरण नहीं कर सकता, ना तो Cl माइनस का, ना Br माइनस का, ना F माइनस का, इसलिए आयोडीन दुर्बलतम ऑक्सीकारक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है जबकि आयोडीन दुर्बलतम। तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। अगला आता है ऑक्सीजन से विक्रिया। ऑक्सीजन से विक्रिया, तो ऑक्सीजन से विक्रिया फ्लोरीन के ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो OF2 और O2F2, ये आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन से क्रिया करके कौन कौन से यौगिक बनाता है, तो OF2 और O2F2। ये जो शब्द लिखा है ना फ्लोरीन के ऑक्साइड, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। यहां पढ़े आप क्या लिखा है, वास्तव में ये ऑक्सीजन के फ्लोराइड हैं, वास्तव में ये ऑक्सीजन के फ्लोराइड है। एक तो ये दोनों यौगिक याद रखना कि फ्लोरीन कौन कौन से यौगिक बनाता है, तो फ्लोरीन एक तो OF2 और एक O2F2। अब इसमें भी क्वेश्चन देखो क्या निकलता है, यहां भी आपको क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन क्या निकलता है। क्वेश्चन निकलता है OF2 यानी ऑक्सीजन और फ्लोरीन जब क्रिया करते हैं, OF2 ऑक्सीजन का फ्लोराइड है, OF2 ऑक्सीजन का फ्लोराइड है, जबकि Cl2O क्लोरीन का ऑक्साइड है। कारण लिखिए, तो OF2 ऑक्सीजन का फ्लोराइड है और Cl2O क्लोरीन का ऑक्साइड है, ये कारण अपने को बताना है कि क्या कारण है इसका। अब देखो क्या लिखेंगे आंसर, एक तो है OF2 और एक है Cl2O। अब आप बताओ O और F में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, O और F में से विद्युत ऋणता ज्यादा है F की। F की। आवर्त सारणी में, पूरी आवर्त सारणी में ही F की विद्युत ऋणता ज्यादा है, F अधिक विद्युत ऋणी है।
तो जो अधिक विद्युत ऋणी है वो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। और ये आइड की आवाज़ जो आती है ना, ये नेगेटिव के लास्ट में ही आती होती है। तो OF2 में O तो पॉजिटिव है और F नेगेटिव है, तो ये फ्लोराइड है, फ्लोराइड, इसलिए इसको फ्लोराइड बोला गया। तो ये ऑक्सीजन हो गया और ये फ्लोराइड हो गया, तो ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। अब Cl2O में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? Cl ओके। O की। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व है F और दूसरे नंबर पे विद्युत ऋणता है O की। पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व F है और दूसरे नंबर पे विद्युत ऋणता है O की। इसीलिए हाइड्रोजन बंध यही बनते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन बंध विद्युत ऋणता के कारण ही बनते होते हैं। तो इसमें क्लोरीन कम विद्युत ऋणी है और ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है। और जो अधिक विद्युत ऋणी है वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो इसके लास्ट में आइड आएगा। तब O के लास्ट में आइड आएगा तो इसको ऑक्साइड बोलेंगे, ऑक्साइड। अब देखो यहाँ F नेगेटिव आया तो ये फ्लोराइड हो गया, किसका? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का फ्लोराइड। अब ये ऑक्साइड हो गया किसका? क्लोरीन का। पहले क्लोरीन लिखा हुआ है तो ये क्लोरीन का ऑक्साइड है, जबकि ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। यही प्रश्न आता है, OF2 ऑक्सीजन का फ्लोराइड है जबकि Cl2 क्लोरीन का ऑक्साइड है, क्यों? तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि OF2 में F की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। जबकि Cl2O में O की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए ये क्लोरीन का ऑक्साइड। ये आंसर आ गया आपके पास। अब देखिए क्या कहता है, OF2 ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। बाकी और भी ऑक्साइड बनते हैं, बाकियों के याद करने की जरूरत नहीं है। एक ऑक्सीजन फ्लोरीन वाले याद कर लेना दो, और ये प्रश्न तैयार कर लेना। OF2 ऑक्सीजन का फ्लोराइड है जबकि Cl2O क्लोरीन का ऑक्साइड, क्यों? क्योंकि OF2 में फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है जबकि Cl2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है टॉपिक, हाइड्रोजन से विक्रिया। ये हम पढ़ चुके हैं। ये सारा आबंध लंबाई का क्रम पढ़ लिया है, स्थायित्व का क्रम पढ़ा है, अम्लीय सामर्थ्य पढ़ी है, क्वथनांक पढ़ा है। तो ये सारा सीक्वेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। और HF के क्वथनांक ज़्यादा होने का कारण जो है वो हाइड्रोजन बंध है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसमें एक बात और बता दूं आपको, क्या कहता है, पहली लाइन ही देखें, हाइड्रोजन से विक्रिया। तो हैलोजन की जब विक्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो ये हाइड्रोजन से विक्रिया कर हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। क्या मतलब है? देखो, जैसे HF को बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr को हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HI को हाइड्रोजन आयोडाइड। तो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ा है बहुत बार। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। और इनका जो जलीय विलयन होता है, जब इसको हम जल में डाल देते हैं, HCl को जब हम जल में डाल देते हैं तो जल में जाकर, हमने विलयन चैप्टर में भी पढ़ा था कि H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं रहता। तो जब इसको जल में डालते हैं तो ये आयनों में टूट जाता है। तो इस स्थिति में इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप लोग पढ़ते हैं HCl का जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हम लोग HCl ही बोलते हैं। तो HCl जो है वो तो है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो दो बातें आती है, एक तो ऐसे HCl ब्रैकेट में लिखा होगा G यानी गैस, तो ये तो है हाइड्रोजन क्लोराइड। और एक लिखा हुआ आता है HCl AQ यानी जलीय, AQ का मतलब जलीय, तो वो ये स्थिति होगी, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो क्या कहते हैं आगे, जिनका जलीय विलयन हाइड्रोहेलिक अम्ल कहलाता है। अगर आप यहाँ Cl ले लें तो ये उठ जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, और जब जल में घोल देंगे तो बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सीधा सूत्र लिखे HCl तो वो तो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, और अगर जलीय विलयन ले रहे हैं तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार इनका जो जलीय विलयन होता है वो हाइड्रो
हेलिकमल कहलाता है, हाइड्रो हेलिकमल कहलाता है। अब आ गया फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। किसी भी यौगिक का पहला तत्व असामान्य व्यवहार ही रखेगा। आकार छोटा है, विद्युत ऋणता ज्यादा है, डी कक्षक नहीं है, ये भी पढ़ा हुआ है। अंतरा हैलोजन यौगिक हमने कल पढ़ लिया था। क्या कहते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक? जो दो भिन्न भिन्न हैलोजनों से बने होते हैं, दो भिन्न भिन्न हैलोजनों से बने होते हैं, उन्हें अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। सामान्य सूत्र XX-N होता है, जहाँ N बराबर 1 3 5 7, और पहला तत्व जो लिखा है X जो लिखा है उसकी विद्युत ऋणता कम है, और X' जो लिखा है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। नीचे टेबल बनाई हुई है मैंने, ये सारी बातें आपको कल बता दी थी। देखो पहले आ गया X', तो आप देखो पहले कम विद्युत ऋणता वाला Cl और बाद में ज्यादा विद्युत ऋणता वाला F लिखा है, और NH2NP3 इनका विन्यास हो जाएगा। संकरण sp3, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं आता है तो डैश लगाया हुआ है। फिर आ गया XX-3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ClF3, BrF3, IF3, ICl3 प्रथम उत्तेजित अवस्था में बनेगा। ये यहाँ 3 बंध बन सकते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो यहाँ ClF3 बन सकता है। तो एक S कक्षक आ गया। P कक्षक कितने आ गए इसमें? 3 आ गए ये वाले, और D कक्षक एक ही आया ये वाला। S एक आया, P 3 आ गए, D एक आया, तो संकरण बना sp3d, और आकृति बताई थी आपको T आकार या बंकित T। फिर XX-5 भी हमने डिस्कस किया था, ClF5, BrF5, IF5, और इसमें संकरण बनेगा sp3d2, और आकृति हमने पढ़ी थी वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय। XX-7 भी डिस्कस किया था, IF7, तो ये हमने पढ़ा था संकरण sp3d3, और आकृति इसकी आ गई थी हमारे पास पंचभुजीय द्विपिरामिडी या पंचकोणीय द्विपिरामिडी। तो स्टूडेंट्स अब उत्तेजित अवस्था में ये हमने सारा डिस्कस किया था कि ये 7 बंध बन सकते हैं, यहाँ 5 बंध बन सकते हैं, और ऊपर 3 बंध बन सकते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है, अब इसमें 2 टॉपिक हमारे पेंडिंग रह गए, एक तो HCl और एक क्लोरीन, HCl और क्लोरीन। बाकी आपके वर्ग 17 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चैप्टर हार्ड हो, सिर्फ एक फोबिया है कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान चैप्टर है, थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, छोटा क्या है बड़ा क्या है, बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएगा, छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास रहेगा। दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 पड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, प्रतिकर्षण लगेगा। तो ये बेसिक सी बातें अगर आपकी क्लियर है तो आप बहुत आराम से ये चैप्टर कर सकते हैं।